हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 के दूसरे चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर का यह हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में हम अम्ल, क्षार और लवण के बेसिक गुण, जो बेसिक उसके कैरेक्टर्स होते हैं, और उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, अपक्रियाओं के प्रकार पढ़ना प्रारंभ किए थे। अब वहाँ पर हमने हाइड्रोजन टेस्ट तक पढ़ा था, हाइड्रोजन का परीक्षण कैसे करते हैं। अब उसके आगे का जो टॉपिक है वो हमारे इस वीडियो लेक्चर में होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहली हेडिंग देखते हैं क्या है, उसके साथ हम शुरू करते हैं। धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट की अपक्रिया। जो धातु कार्बोनेट है या जो धातु बाइकार्बोनेट है उसके साथ अम्ल अथवा क्षार कैसे अपक्रिया करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले भी हम वीडियो लेक्चर में अध्ययन कर चुके हैं कि जो अम्ल अथवा क्षार है वो किस प्रकार से अलग अलग पदार्थों पर अपक्रिया करते हैं। तो अम्ल के साथ अपक्रिया के लिए देखिए, धातु कार्बोनेट के लिए इसका कलर चेंज करते हैं, ये कलर थोड़ा सही नहीं लग रहा है। अम्ल लिया HCl हमारा एक अम्ल है। धातु कार्बोनेट सूत्र होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट कन्वर्टेड इनटू, जो Na है वो Cl के साथ मिला और क्या बना है NaCl, और जो H है वो CO3 के साथ में जो H है इधर से अलग हो रहा है और इधर से ऑक्सीजन अलग होकर के H2O हो जा रहा है और इधर से CO2 अलग हो गया। ऊपर आप शब्दों में देखिए, थोड़ा समझिए तो और बेहतर समझ में आएगा आपको। शब्दों में देखिए क्या लिखा हुआ है, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट कन्वर्टेड टू लवण, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। मतलब अम्ल कोई भी धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जैसा कि इस रिएक्शन में देखा आपने। दूसरे में देखिए, अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करेगा फिर से लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसे। जैसे अम्ल के रूप में देखिए HCl को लिया इन्होंने, HCl को हमने लिया, और फिर धातु बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम एक और है NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब क्या बनेगा, NaCl बनेगा, CO2 बनेगा और H2O। यहाँ जो ऊपर वाले रिएक्शन में 2 लगा हुआ है ये बैलेंस करने के लिए है, बाकी नीचे वाले में उसकी कोई नीड नहीं है। क्लियर। और क्षार की अगर बात करें, आप ऊपर देखिए, अगर क्षार की बात करें तो क्षार के साथ कोई भी अपक्रिया नहीं होती है। धातु की क्षार के साथ कोई अपक्रिया नहीं होती है। अब देखिए चूने के पानी का टेस्ट, इसमें देखते हैं क्या है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाए तो पानी का रंग दूधिया होता है। जैसे ऊपर की रिएक्शन है, धातु बाइकार्बोनेट धातु कार्बोनेट के साथ क्या उत्पन्न हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके परीक्षण के लिए चूने के पानी का टेस्ट किया जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की परीक्षण के लिए चूने के पानी का टेस्ट किया जाता है। अब देखिए चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो दूधिया होता है, इसीलिए पानी का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है, और साथ में जल भी मुक्त होता है। अगर अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देंगे तब क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो जली विलयन है, जल तो है ही है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, मिल करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट जल में घुलनशील जलीय विलयन भी बना सकते हैं। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट किया जाता है। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अपक्रिया, मतलब जो अम्ल हैं और जो क्षार हैं जब आपस में रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है। देखिए यहाँ पहले शब्दों में लिखा हुआ है अम्ल प्लस क्षार कन्वर्टेड इनटू लवण प्लस जल। इसका मतलब जब कभी भी अम्ल और क्षार रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल का निर्माण होगा। और ये जो अपक्रिया होती है, इस अपक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया।
अब नाम क्यों पड़ा उदासीनीकरण, तो आप ध्यान दीजिए फिर से, यहाँ अम्ल है, यहाँ क्षार है, और अंत में क्या अम्ल और क्षार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उदासीन हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये अम्ल ने क्षार के प्रभाव को नष्ट कर दिया और क्षार ने अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर दिया और उदासीन हो गया, इसीलिए नाम पड़ा इसका उदासीनीकरण अपक्रिया। डिफिनीशन कुछ यूँ लिख सकते हैं, अम्ल एवं क्षार परस्पर अपक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। इस प्रकार की क्रिया को या अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। बस सिंपल। तो देखिए यहाँ हमने लिखा भी है अलग से, तो इसको देखिए, जब अम्ल द्वारा क्षार को प्रेक्षित प्रभाव अथवा क्षारक द्वारा अम्ल के प्रभाव समाप्त हो जाते, देखिए अभी हमने समझाने के लिए बताया, इसको आप लिख भी सकते हैं अगर आप चाहें, नहीं तो बस समझे रहिए, उतना भी सफिशिएंट है। आप बता सकते हैं परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, दोनों का एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दिए और परिणाम स्वरूप क्या बने, लवण और जल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए, जैसे क्या है आपका NaOH है, क्षार है, HCl है, अम्ल है, दोनों मिला करके NaCl बना लिए, लवण हो गया, और H2O जल हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल बना लिए। क्लियर। अब देखिए, अगर प्रबल अप्रबल होंगे तो क्या होगा, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, तो लवण कैसा होगा, प्रबल का गुण आया कि नहीं आया, जो प्रबल होगा उसी का गुण यहाँ पर आएगा। अब देखिए इसमें दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, तो क्षारीय लवण हो गया, क्योंकि क्षार क्या है, प्रबल है। क्लियर। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, तब एकदम उदासीन होगा, दोनों दुर्बल होंगे तब भी क्या होगा, उदासीन होगा। लेकिन इसमें अगर एक प्रबल एक दुर्बल है, तो जो प्रबल होगा उसका प्रभाव लवण के साथ दिखाई देगा। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये वाली बात ध्यान देने योग्य है कि अगर अम्ल मतलब कि जो उदासीनीकरण रिएक्शन हो रहा है उसमें एक कंटेंट हमारा प्रबल है और दूसरा कंटेंट अप्रबल है या नॉर्मल है या दुर्बल है, तो जो प्रबल वाला है उसका कैरेक्टर प्रोडक्ट के साथ दिखाई देगा। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया, इसमें देखते हैं क्या है, धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ रिएक्शन करके लवण और जल बनाता है। पहले शब्दों में इसीलिए लिख देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत ना आए। तो जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं अगर अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएंगे, लवण और जल। आइए देखते हैं धात्विक ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड एक धात्विक ऑक्साइड है, अगर किसके साथ रिएक्शन किया, अम्ल के साथ, तो क्या बनाया, CuCl2 ये लवण है और H2O ये क्या है, जल है। तो इस तरीके से इसका निर्माण होता है। फिर क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ नीचे हमने लिखा भी है, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। यहाँ एक और जानकारी मिली कि जब धात्विक ऑक्साइड को अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं जो विलयन प्राप्त होता है, या जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं जो विलयन प्राप्त होता है, विलयन का रंग कैसा होता है, नीला होता है। क्यों होता है, क्योंकि कॉपर क्लोराइड का रंग भी नीला होता है। क्लियर। फिर और आगे चलते हैं, धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, मतलब जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसको समझिए थोड़ा सा फिर से कि ये तो अम्ल है और यहाँ लवण और जल है। आपको पता है अगर अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तो लवण और जल बनाएगा। यहाँ तो क्लियर है कि ये अम्ल है, अगर ये अम्ल है तो ये वाला क्या होगा, क्षार होगा, तभी तो यहाँ लवण और जल बन रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जो कॉपर ऑक्साइड है या धात्विक ऑक्साइड है वो कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। क्लियर। एग्जाम्पल CuMgO कॉपर ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड से क्षारों की अपक्रिया, इसमें देखते हैं, धात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार कन्वर्ट इनटू लवण प्लस जल। ध्यान दीजिए वही पहले जैसा ही है, बस यहाँ अधात्विक ऑक्साइड आ गया, वहाँ पर धात्विक ऑक्साइड था। इसमें देखते हैं CO2 प्लस CaOH को होल टॉइज कन्वर्ट इनटू CaCO3 प्लस H2O। CO2 CaOH का होल टॉइज, यहाँ CaOH को होल टॉइज तो क्षार है, क्लियर हो रहा है। अगर ये क्षार है तो ये क्या होगा, अम्ल होगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या मिला है, लवण और जल मिल रहे हैं। तो देखिए अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, बताया ये क्षार है तो ये वाला क्या होगा, अम्ल होगा, क्योंकि क्षार और अम्ल रिएक्शन करके लवण और जल बनाते हैं।
और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। बिल्कुल अम्लीय होते हैं, विद्युत धारा जैसे ही घोल देंगे, चूँकि हाइड्रोजन आयन देता है इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित होगा। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। आइए जलीय विलयन जब बनाते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। जो अम्ल होते हैं जब जल में घोले जाते हैं क्या उत्पन्न करते हैं, H+ आयन। H+ आयन H3O+ आयन हाइड्रोजन आयन के रूप में पाए जाते हैं। जो जल है जब टूटता है H+ और OH- में, तो इसमें से जो H+ होता है वो जल के साथ जुड़ जाता है पहले रिएक्शन में, देखिए, और क्या बना लेता है H3O+, और इसे ही क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। जैसे HCl है, HCl+H2, H3O+ और Cl- हाइड्रोनियम आयन और Cl- बनता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो जल की उपस्थिति में क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। देख लीजिए पहला ही रिएक्शन, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही जल में घोला Na+ और OH- उत्पन्न हुआ। ऐसे ही MgOH का वोल्टेज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg2+ और OH पर माइनस क्रिएट हुआ। ये जो वोल्ट वाइज लग रहा है यहाँ पर, ये लग रहा है ये संयोजकता का वो कमाल है, पूरा संयोजकता की वजह से ही ऐसा होता है। जब हम पढ़ेंगे आवर्त वाला चैप्टर पीरियोडिक टेबल का, तब उसमें हम इसके बारे में बताएंगे कि कैसे किसी एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है, संयोजकता है, कितनी होती है और कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील क्षारक होंगे उन्हें क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। और सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। छोटा सा पॉइंट है बट ध्यान देने योग्य है, अगर आप ध्यान देंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया में ऊष्मा के कारण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है, जैसे फूल कर जिसे कहते हैं बह जाना। तो जब बाहर आएगा तो हमारा हाथ जल सकता है। क्योंकि हमेशा अम्ल अथवा क्षार को जल में मिलाना चाहिए। अम्ल अथवा क्षार को किसमें मिलाना चाहिए, जल में, ना कि अम्ल अथवा क्षार में जल को, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, वही अस्फलित होकर के बाहर हो जाएगा। और मिलाते समय लगातार इसे क्या करना चाहिए, हिलाते रहना चाहिए। अगर हिलाते रहेंगे तो अस्फलित होकर बाहर आने की संभावना कम रहेगी, साथ ही साथ बर्तन के टूटने की संभावना भी कम रहेगी। और क्यों हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। देखिए ये हमने दो फिगर को लिया है इसको समझने के लिए कि अम्ल के अंदर जल को ना डालें, बाहर आ जाएगा और आप जल जाएंगे, आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जल में अम्ल को डालें, ये एकदम सही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन हाँ लगातार उसे स्टायर करते रहें, हिलाते रहें। हिलाते रहेंगे तो ऊष्मा उसमें से बाहर नहीं निकलेगी और मतलब कि कोई समस्या आपको नहीं होगी। अस्फलित होकर जो बाहर आने की, उबाल करके जो बाहर आने की संभावना रहती वो भी कम से कम रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। देखिए अगर अम्ल में जल मिलाएंगे तो मिश्रण क्या होगा, बाहर आ जाएगा और आप जल सकते हैं। स्पष्ट लिखा है हमने कि आप क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच पत्र टूट भी सकता है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि जो कांच का आपने बर्तन लिया है वो टूट सकता है, और अगर टूट गया तो बेशक आप जल जाएंगे। इसलिए हमें उम्मीद है आप ऐसा चाहेंगे भी नहीं, तो इसलिए ज़रूरी है कि पानी में अम्ल को मिलाना चाहिए। जल को अम्ल में डालने से क्या होगा, मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है और स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है, जिसकी वजह से हम जल सकते हैं। अब देखिए हमने शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिया है आपको समझने के लिए। अम्ल प्लस धातु मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन। लवण जल के साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल की जो रिएक्शन है वो दिखाया गया हमने। धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्या बनाता है अम्ल, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। क्षार के साथ क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। धातु कार्बोनेट के साथ क्या बनाता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। याद कीजिए सबके बारे में डिटेल में हमने पढ़ लिया पहले से ही।
अब क्षार की अपक्रियाओं को अभिसार फॉर्म में हमने लिया है। क्षार धातु के साथ जब रिएक्शन करता है, जो क्षार है वो धातु के साथ जब रिएक्शन करता है लवण और हाइड्रोजन बनाता है। जो क्षार है जब अधात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो भी लवण और जल बनाता है। जब क्षार धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। जब क्षार अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो लवण और जल बनाता है। ऊपर भी एक रिएक्शन है भाई, चाहे आगे कर लें चाहे पीछे कर लें, बात तो वही होनी है। फिर जब क्षार धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो भी कोई रिएक्शन नहीं होती है। अब अम्ल और क्षारकों की समानताएं देखते हैं, क्या क्या समानताएं होती हैं। अम्ल सभी क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षार क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये तो बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। जब कोई अम्ल या क्षार जल में मिलाया जाता है तो यह तनुकृत हो जाता है। तनु होने का मतलब हमने बताया था सांद्रता उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस OH माइनस में कमी आती है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने का मतलब ही वो क्या हुआ, तनु हुआ। क्षार अथवा अम्ल की प्रबलता, इसमें देखते हैं किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस या OH माइनस आयन को संख्या के निर्भर करती है। मतलब इन आयनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही प्रबल होगा, और इन आयनों की संख्या जितनी कम होगी वो उतना ही अप्रबल होगा। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, और अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सूचक क्या है, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। रंगों को देखकर बताया जा सकता है कि प्रबल है कि अप्रबल है, जो दिया गया विलयन है उसके लिए। क्लियर। वीडियो में जो हम बीच बीच में डिफिनीशन बोलते हैं उसको आपको लिखने के लिए वीडियो को हल्का बीच बीच में पॉज करके आप आसानी से सुन करके लिख सकते हैं, या देख करके भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी, जिसका कि फ़ायदा आपको आने वाले एग्ज़ाम में मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं और सही तरीके से उसको लर्न करके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके तैयार कर लें। अगर आपको वीडियो एक बार में ना समझ आए तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। दोबारा देखने पर कॉन्सेप्ट और भी बेहतर क्लियर होगा।